Hello, all of you. This is Fairy, and today we are going to deal with the probability, chapter 2, Walpole book, and we are at question 2.105, right? ओके जी 105 क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? देयर आर 4 फ्रेंड्स जॉन, टॉम, जेफ एंड पैट. हेयर इट इज़ रिटन जॉन, टॉम, जेफ एंड पैट. ठीक है, अब इसकी प्रोबेबिलिटीज़ बताई हैं इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज. तो मैंने जॉन को रिप्रेजेंट किया है J1 से, टॉम को T1 से और जेफ को J2 से और पैट को P1 से. तो इसको पैट P है तो मैं P से इसको जो है रिप्रेजेंट करूँगी, टॉम को T से करूँगी. अब J जो है मेरे पास 2 थे, इसलिए मैंने एक J1 ले लिया, एक J2 ले लिया. ठीक है, तो इट्स नॉट अ बिग डील. तो अभी आपने क्या किया है, अभी आपके पास परसेंटेज आई है, परसेंटेज को आपने कन्वर्ट किया है और आपने प्रोबेबिलिटी निकाल दी है. जैसा कि जॉन की परसेंटेज जो थी इन प्रोबेबिलिटी वो लिखी हुई थी 20% प्रोबेबिलिटी, तो 20 डिवाइडेड बाय 100 इज़ इक्वल टू 0.2. इसी तरह इसका 60% लिखा हुआ था, तो इसकी परसेंटेज को मैंने डेसिमल में चेंज कर दिया डिवाइडेड बाय 100 करके. फिर J2 को भी कर दिया और P को भी कर दिया. अब इन 4 की प्रोबेबिलिटी निकाल ली है और उसके बाद हमें जो कंडीशन गिवन है वो कंडीशन ये गिवन है कि कुछ पैकेजेस हैं, उन पैकेजेस में से जो है वो एक एक दफ़ा जो है स्टैम्प नहीं लगी हुई है. ठीक है, तो लेट्स से आई विल राइट हेयर एस डैश रिप्रेजेंट द एक्सपायरी डेट ऑफ पैकेज. ठीक है, एस डैश जो है वो एक्सपायरी डेट पैकेज की बताता है, तो उस लिहाज से मेरे पास कंडीशन क्या आएगी. ठीक है, मैंने अब ये देखनी है. अब आपके पास जो है वो लिखा है दैट जॉन फेल्स टू स्टैम्प द एक्सपायरी डेट वंस इन एवरी 200 पैकेज. अब जॉन जो है वो हर 200 पैकेज के अंदर 1 टाइम फेल होता है स्टैम्प एक्सपायरी डेट के लिए. इसी तरह आप आगे जाके देखोगे कि स्टेटमेंट में लिखा है टॉम, जेफ, पैट तीनों जो है वो भी एक एक दफ़ा जो है वो स्टैम्प नहीं लगा पाते हैं, लेकिन पैकेजेस डिफरेंट है. जॉन 200 में से 1 टाइम नहीं लगा पाता, तो इसलिए 1 डिवाइडेड बाई 200 इज़ इक्वल टू उसकी कंडीशन आ जाएगी एस डैश डिवाइड्स बाय J1. ठीक है, ये कंडीशन प्रोबेबिलिटी है. उसके बाद J2 जो है वो आपके पास जेफ की आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाय 90, तो आपके पास आ जाएगा 0.011. फिर इसी तरह टॉम की आप निकाल लोगे और इसी तरह पैट की निकाल लोगे. ठीक है, 1 को डिवाइड करना है इनके टोटल पैकेजेस पर जो कि आपकी बुक में गिवन है. ओके जी, अब आपके पास कंडीशंस भी गिवन है और प्रोबेबिलिटीज भी गिवन है. तो आप देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन रिक्वायर क्या कर रहा है. हमारा क्वेश्चन हमसे ये डिमांड कर रहा है कि आप जो है वो डेट निकालें जहाँ पे जॉन के पास जॉन एक नॉन एक्सपायरी डेट लिखी है. जॉन नो एक्सपायरी डेट, आपके पास एक्सपायरी डेट ना हो इन केस ऑफ जॉन. तो हम जॉन पे बात कर रहे हैं, यानी फर्स्ट वाले पे बात कर रहे हैं, J1 पे बात कर रहे हैं. तो जब मैं इसकी प्रोबेबिलिटी लिखूंगी तो J1 इज़ कंडीशन विद एस डैश बनेगा, दैट इज़ इक्वल टू इंटरसेक्शन ओवर होल सम. अब देखें ये J1 इंटरसेक्शन S1 लिखा हुआ है, अगर मैं इसको एस डैश इंटरसेक्शन कर दूँ तो मेरा ख्याल है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. राइट, क्यों फ़र्क नहीं पड़ेगा? क्योंकि इन दोनों का इंटरसेक्शन सेम ही होगा, चाहे आप इसको इधर लिख लो या चाहे आप इसको इधर लिख लो. अब ये मैंने क्यों रिप्लेस किया है, क्योंकि मैं इसके साथ कंडीशन प्रोबेबिलिटी बना सकती हूँ. अगर मैं इसके साथ कंडीशन प्रोबेबिलिटी बनाऊँगी तो ये देखिएगा जो है वो गौर से देख सकें, ये देखिएगा कि जब मैंने इनको रिप्लेस किया तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे एस डैश इंटरसेक्शन J1. तो जब मैं इसकी कंडीशन प्रोबेबिलिटी बनाऊँगी तो मेरे पास J1 डिवाइड होगा और कंडीशन विद J1 आ जाएगा. तो अब मैंने जब इसको निकालना है तो मैं इन दोनों वैल्यूज़ को क्या कर सकती हूँ, मल्टीप्लाई कर सकती हूँ. यही काम मैंने इस स्टेप में किया. अब मैंने जो है वो चूँकि ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल है, ठीक है, इसी को लिख के तो मैंने इन दोनों वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया. मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे ये पता है कि इनकी वैल्यूज़ मेरे पास गिवन है. ठीक है, यही वजह थी कि मैंने सब्स्टिट्यूट किया था, क्योंकि मुझे पास इनकी वैल्यूज़ गिवन थी. तो मैं 0.2 और 0.005 लिख दूँगी यहाँ पर. अब P S डैश मेरे पास नहीं है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी मैंने अब फाइंड आउट करनी है और उसको यहाँ पे रिप्लेस कर दूँगी, तो आई विल गेट द आंसर. अब जो टोटल प्रोबेबिलिटी है उसको फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगी,
जो टोटल प्रोबेबिलिटी है उसको फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास ये फॉर्मूला बी एस डैश इज इक्वल टू पी जे वन उसकी कंडीशन प्रोबेबिलिटी, फिर टॉम उसकी कंडीशन प्रोबेबिलिटी, जेफ उसकी कंडीशन प्रोबेबिलिटी और पैट और उसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इन सबको मल्टीप्लाई करके मैंने जो है वो प्लस कर देना। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने वैल्यूज़ लिखी हैं, कंडीशन पहले प्रोबेबिलिटी फिर कंडीशन प्रोबेबिलिटी कंडीशन चारों की, और उनको मल्टीप्लाई करके प्लस कर लिया। उसके बाद मेरे पास आंसर आ गया 0.0089। अब मैंने इसको, जो मेरा क्वेश्चन नंबर 1 था फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये इक्वेशन 2 है तो इसको मैंने इक्वेशन 1 के अंदर पुट किया तो मेरे पास वैल्यू आ गई 0.1124, राइट, और यही मेरा आंसर है। ओके जी, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 106 की। अब इस क्वेश्चन में क्या है, आपके पास स्टेशंस गिवन है ए बी सी और साथ में इन स्टेशंस पे इलेक्ट्रिक सप्लाई, कंप्यूटर, ह्यूमन एरर वगैरह चार जो है E1 E2 E3 E4 4 एरर्स गिवन हैं कि आपके पास अगर इलेक्ट्रिक सप्लाई कर दी जाए तो क्या रेट आता है स्टेशन ए पे, बी पे, सी पे। कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग का काम किया जाए तो क्या रेट आता है ए बी सी पे। ह्यूमन एरर का काम किया जाए तो क्या रेट आता है, एंड सो ऑन, राइट। तो ये टेबल जो है वो आपकी बुक पे बना हुआ है। ये टेबल मैंने जो है वो यहाँ पर दोबारा से बना लिया। अब मैंने जैसे डिस्ट्रीब्यूशंस में टेबल बनाते थे वैसे ही काम किया, रो वाइज इसका टोटल कर लिया, ठीक है, यहाँ पर 11 और यहाँ पर 19, और कॉलम वाइज इसका टोटल कर लिया। जब मैं टोटल कर लूँगी तो उसके बाद जो है मैंने ओवरऑल टोटल करना है, राइट, इस रो का टोटल करना है और यहाँ पे लिखना है। अब मैंने इस रो का जब टोटल किया ना तो मेरे पास आया 43। इसी तरह से जब मैंने इस कॉलम का टोटल किया तब भी मेरे पास आया, और 43 ही आना चाहिए। अगर 43 के अलावा कोई वैल्यू आती है तो इट्स मीन यू हैव डन इट रॉन्ग। लाइक 43, अगर रो का आंसर 43 है तो कॉलम का भी 43 ही होना चाहिए। अगर रो का 43 है, कॉलम का 44 आ रहा है तो इट्स मीन आपका आंसर गलत है, राइट। तो टोटल करते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि रो और कॉलम दोनों का आंसर क्या हो, सेम हो। उसके बाद हम बात करते हैं फर्स्ट कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम स्टेशन ए बी सी। अब वो कहते हैं सबसे पहले ए बी सी स्टेशन हैं उनमें से फाइंड आउट करते हैं। तो देखें, ए स्टेशन की वैल्यू क्या है 18, बी की क्या है 15, सी की क्या है 10। तो अब आपने क्या करना है, 18 डिवाइडेड बाई 53, देन 15 डिवाइडेड बाई 43 एंड देन 10 डिवाइडेड बाई 43, यानी कि आपने स्टेशन ए की प्रोबेबिलिटी, स्टेशन बी की प्रोबेबिलिटी और स्टेशन सी की प्रोबेबिलिटी अलग-अलग डिफाइन कर लिया। अब जब आपने स्टेशंस के फाइंड आउट कर लिया, अब आपने आपका क्वेश्चन क्या है कि आपने एरर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो जब आपने एरर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो आपने एरर को उसके सम पे डिवाइड करना है, राइट। तो एरर के सम पे कैसे आप डिवाइड, ये ज़रा टेबल चेक करें। आपने एरर का सम लेना है तो एरर को डिवाइड करना है। तो एरर क्या है 7, तो इसकी टोटल वैल्यू क्या 18, तो 7/18 आएगा। फिर स्टेशन बी का एरर जो है ह्यूमन एरर वो 7/15 आएगा, और स्टेशन सी का ह्यूमन एरर 5/10 आएगा, राइट। ये इसी बात को मैंने आगे लिखा हुआ है, ठीक हो गया। ये देखें, हम वही एरर ए बी और सी स्टेशन के एरर्स को मैंने लिख लिया। इसकी कटिंग हो रही थी तो ये 1/2 आंसर आ गया, ठीक है। अब इसके ऊपर मैंने बाइस रूल अप्लाई कर देना है, क्योंकि मुझे डिफाइन कहा गया है कि फाइंड करें टू फाइंड ह्यूमन एरर ऑन स्टेशन सी। मैंने स्टेशन सी का ह्यूमन एरर जो है वो फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे जो है वो बाइस रूल यहाँ पर यूज़ करना है। ओके जी, बाइस रूल अब मैंने कैसे यूज़ किया है ये देखिएगा कि मैं बाइस रूल का वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया हुआ है, जहाँ पे मैंने थ्योरम को एक्सप्लेन किया है। आप प्रीवियस वीडियोस में से उसे चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने स्टेशन सी फाइंड आउट करना है ना, तो उसको ऊपर रखूँगी, ठीक है। जो इस चीज़ पे मैंने वर्कआउट करना है वो मेरे पास ऊपर आती है, उसकी कंडीशन और उसकी प्रोबेबिलिटी ऊपर आ जाएगी, और बाकी तमाम जितनी भी कंडीशंस और जितनी भी प्रोबेबिलिटीज़ हैं उनको मल्टीप्लाई करके मैंने ऐड करना है। जैसे कि प्रोबेबिलिटी ए को मल्टीप्लाई करके फिर बी को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर सी को मल्टीप्लाई कर दिया, और इन तीनों को ऐड करूँगी तो मेरे पास ये वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी। फिर देखें, जो वैल्यू मेरे पास कटिंग होती है मैं उनको कट कर दूँगी, बाकियों को डिवाइड करके ऐड करूँगी और देन अगेन डिवाइड करूँगी, देन आई विल गेट द आंसर 0.2632. So here it completes our 106.
जी अब स्टार्ट करते हैं 107 क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो आपकी स्टेटमेंट के मुताबिक गिवन है। यहाँ पे मैंने लिखा भी है ऑल वैल्यूज़ आर डायरेक्टली गिवन इन स्टेटमेंट, राइट। तो ये तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो मैंने आपके क्वेश्चन के अंदर से ली हैं, ठीक है, आपको डायरेक्टली मिल जाएंगी। अब इसके ABCD पार्ट हैं और इसमें आपने वैल्यूज़ को जो है वो डिफ़ाइन करना है, निकालना है, इसको देखना है, चेक एंड बैलेंस करना है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है फाइंड A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, जस्ट राइट इट्स फार्मूला एंड पुट द वैल्यूज़। अब ये मेरे पास इंटरसेक्शन की वैल्यूज़ हैं। इंटरसेक्शन इंडिपेंडेंट हो तो आपको पता है कि आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं और साथ में उसकी कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये थ्योरम मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, थ्योरम नंबर 2.15। उस रेफरेंस से जो है वो इसका फार्मूला ओपन किया हुआ है। A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C का फार्मूला ओपन किया है। P probability of A, probability of B condition A, then probability of C under condition A intersection B। तो आपके पास इसकी वैल्यू भी मौजूद है, इसकी वैल्यू भी मौजूद है और इसकी वैल्यू भी मौजूद है। डायरेक्टली पुट करें एंड गेट द आंसर। ओके जी, पार्ट नंबर B की तरफ आते हैं। उसमें कहता है कि जी B डैश इंटरसेक्शन C जो है वो मालूम कीजिए। तो जब इसको हमने मालूम करना है तो आपके पास आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है A यूनियन A डैश। अब इसका क्या मतलब है, जब भी आप A यूनियन A डैश लिखते हैं तो आपने ये सेट्स में और वेरी कॉमनली मैट्रिसेस में पढ़ा होगा कि जब भी आपके पास कोई सेट आता है और जब उसका कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, उन दोनों का यूनियन करें तो आपके पास जो है वो प्रॉपर जो है वो सेट जो है वो बन जाता है। इन केस ऑफ प्रोबेबिलिटी व्हेन यू सी इट, तो ये यूनियन को आप प्लस से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। और साथ में आपने एक टर्म पढ़ी है इसी चैप्टर में, A यूनियन A डैश इज इक्वल टू ओमेगा। ओमेगा इज सम हाउ लाइक आइडेंटिटी इन मैथ, जैसे कि हम मैथ्स में आइडेंटिटी पढ़ते हैं, इट्स समथिंग लाइक दैट। तो आपके पास B डैश इंटरसेक्शन C की वैल्यू डायरेक्टली नहीं आती है, तो आप क्या करेंगे, A यूनियन A डैश को जो है उसका इंटरसेक्शन लेंगे इसके साथ, इट्स समहाउ आइडेंटिटी, तो आपकी इक्वेशन पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो फिर आपने क्या किया, आपने इंटरसेक्शन को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना। तो आप क्या करेंगे, एक दफ़ा इंटरसेक्शन विद A लिख देंगे, एक दफ़ा इंटरसेक्शन विद A डैश लिख देंगे, जो कि यहाँ पर ऑलरेडी किया हुआ है, और साथ में ये दरमियान में यूनियन आ जाएगा। सिंपल जैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं ना वैसे। उसके बाद आपने जब यूनियन को चेंज करना है तो यूनियन को चेंज कैसे आप करते हैं, प्लस में चेंज करते हैं। तो जब प्लस में चेंज करते हैं यूनियन को, तो प्रोबेबिलिटी दोनों साइड पे अप्लाई हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी जब मैं अप्लाई करूँगी तो यूनियन विल चेंज इनटू प्लस, और अगर इंटरसेक्शन होता है तो दैट विल बी चेंज इनटू मल्टीप्लिकेशन, राइट। अब जो पार्ट नंबर A में मैंने थ्योरम यूज़ किया था वही थ्योरम यहाँ पर यूज़ होना है। और अब आप क्या करेंगे, ये वाला जो आपका फार्मूला है इसको ओपन कर देंगे, वही फार्मूला जो मैंने पहले यूज़ किया है A में, वही वाला फार्मूला यूज़ करके थ्योरम 2.15, तो मैंने ये वैल्यू लिख ली, देन ये प्लस आ गया और फिर मैंने इसकी वैल्यू यहाँ पर लिख ली है, ठीक है। अब जी जो मेरे पास वैल्यूज़ गिवन है वो मैं लिख दूँगी। P ऑफ A की वैल्यू मेरे पास डायरेक्टली गिवन है, इसकी वैल्यू मेरे पास डायरेक्टली गिवन है, इसकी वैल्यू डायरेक्टली गिवन है। अब मेरे पास A डैश नहीं गिवन है, तो A डैश का मैं क्या करूँगी, अगर मैं 1 माइनस P ऑफ A कर लूँगी तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी, लिहाजा मैंने इसको इसलिए लिख लिया ऐसे। फिर मेरे पास B डैश A डैश भी गिवन नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, 1 माइनस B कंडीशन A डैश कर लूँगी तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली ये वैल्यू मेरे पास गिवन है। यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने वैल्यूज़ लिखी हैं। अच्छा, ये वैल्यू भी मेरे पास गिवन नहीं थी तो मैंने B अंडर कंडीशन A लिख लिया यहाँ पर, ठीक है। बाकी तमाम वैल्यूज़ मैंने अप्लाई कर दी हैं, आप देख सकते हैं, राइट, ठीक हो गया। जब मैंने ये सारी कंडीशंस वैल्यूज़ जो हैं वो अप्लाई कर ली हैं, उसके बाद जो है यहाँ पर मैंने कैलकुलेट करके इसका आंसर लिख लिया है 0.564, दैट इज़ योर आंसर। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं पार्ट नंबर C की। पार्ट नंबर C में कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ C फाइंड आउट कैसे करें, हमारे पास तो कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है। देन व्हाट यू आर गोइंग टू डू दैट इज़ कि जो आपने B वाले क्वेश्चन में जो है वो यूज़ किया है फार्मूला, वही इसमें भी यूज़ करेंगे
और आपने ऐसी वैल्यूज़ लेनी है जिसका इंटरसेक्शन करने से आपकी इक्वेशन पर अब फ़र्क ना पड़े। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर ये किया कि ये देखें ए इंटरसेक्शन भी है और इसके दोनों का कॉम्प्लीमेंट है, तो ये इसका यूनियन मिलकर जो है वो ओमेगा बना देंगे। यहाँ पर देखो ए और ए डैश है और यहाँ पे बी और बी डैश है, ठीक है। तो लिहाजा इसका भी यूनियन मिलकर जो है वो ओमेगा बना देगा। तो लिहाजा इन वैल्यूज़ को चारों को मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करा सकती हूँ या इंटरसेक्शन इसका ले सकती हूँ। तो सी इसके साथ पहले इंटरसेक्शन ले लेगा, फिर यूनियन की वजह से प्लस आ जाएगा क्योंकि प्रोबेबिलिटी अप्लाई करनी है, प्रोबेबिलिटी अप्लाई करेंगे, देन सी के साथ ये आ जाएगा, फिर प्लस प्रोबेबिलिटी अप्लाई करेंगे, सी के साथ ये आ जाएगा, फिर प्लस प्रोबेबिलिटी अप्लाई करेंगे और सी के साथ ये आएगा। इंटरसेक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है तो तमाम वैल्यूज़ के साथ इंटरसेक्शन आ जाएगा और यूनियन जो है वो प्लस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब देखें जी, यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाई थ्योरम। वैल्यू है ना, ये आपने पार्ट नंबर ए में फाइंड आउट कर लिया। वहाँ पे लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और यहाँ पर लिखा हुआ है आपके पास। ओके जी, अब बात करते हैं कि अप्लाइंग द थ्योरम। तो अप्लाई थ्योरम कैसे किया है हमने, ये लिखा हुआ है सी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। तो जो पहले आपने किया था उसमें लिखा हुआ था ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो इसकी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आपने परेशानी लेना, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि आपने जो है उसके कॉमन पॉइंट्स, तो आप इसमें जो है वो पार्ट नंबर ए से जो आपने वैल्यू निकाली है 0.045 वही लिख देंगे। इसी तरह से इसमें से भी एक वैल्यू जो है वो आपने पार्ट नंबर बी में निकाली हुई है, जस्ट आपने फाइंड आउट करनी है ये थर्ड वाली वैल्यू। तो थर्ड वाली वैल्यू आप खुद फाइंड आउट करेंगे। सो यू आर मैच्योर इनफ। मैंने ए बी में आपको बताया कि कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, आप वही वाला फार्मूला अप्लाई करें और ये वैल्यू निकाल लें। तो मैंने ये चारों वैल्यूज़ की आंसर्स लिख के इनको प्लस कर दिया, ठीक है। अब डी में वो क्या कहता है, डी में वो कहता है कि आपके पास जो है फ़िशिंग और जो है आपके पास उसमें कंडीशंस जो हैं वो गिवन हैं आपके पास क्वेश्चन के अंदर। और वो कंडीशन क्या कहती है कि आपके पास ए कंडीशन बी डैश कंडीशन सी जो है इसको फाइंड आउट करें। तो जब आप इसको फाइंड आउट करेंगे तो कंडीशन फार्मूला ओपन करें, एक इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी आ जाएगा और नीचे इसके होल का डिवीजन आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर जो है वो आपने पार्ट नंबर सी में निकाला है, तो वो है ए बी डैश ये वाला, ठीक है। इसका आंसर यहाँ से आप ले लेंगे यहाँ पर, और ये आपने पार्ट नंबर बी में निकाला हुआ है तो उसका आंसर आप यहाँ पे लिख देंगे। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास डी का आंसर भी आ जाएगा, राइट। ओके जी, नाउ इट्स कंप्लीट। अब बात करते हैं 108 की क्वेश्चन की। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको जो है वो एक पेंट है, एक है लैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 108, इसमें है लैक्टिक्स पेंट और सेमी ग्लॉस पेंट। अब इसमें आपने क्या करना है कि आप लेट्स सपोज कि ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी है और सी आपके पास जो है वो रोलर है जिससे आपने ये पेंट करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपके पास आ जाएगी लैक्टिक्स पेंट की 0.75। अगर आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस इसको कर देंगे तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाएगी सेमी ग्लॉस पेंट की, राइट। अब कंडीशन भी गिवन है, कंडीशन गिवन है कि अगर आप लैटेक्स पेंट करते हैं रोलर के साथ तो वो 60% है, तो 60% को मैंने डिवाइड कर दिया डेसिमल में। इसी तरह बी अगर रोलर के साथ आप करते हैं तो वो है 30%, तो जिसको मैंने चेंज किया 30 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 0.3। उसके बाद मैंने इस पर बाइस रूल अप्लाई कर देना है, और चूँकि मुझसे पूछा गया वर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट पेंट, तो मैं आप क्या करूँगी कि फ़र्स्ट पेंट वाली वैल्यूज़ को ऊपर रखूँगी और दूसरी वैल्यूज़ को नीचे रख के तो है इनको डिवाइड कर दूँगी। तो सिंपल ऊपर मल्टीप्लाई किया, नीचे मल्टीप्लाई करके ऐड करके आई गेट द आंसर, राइट। द आंसर इज़ 0.857। थैंक यू, खुश रहें, हैप्पी रहें। चैप्टर नंबर 2 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, और यहाँ पर हमने चैप्टर नंबर 2 के तमाम एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व कर लिए हैं। रिव्यू एक्सरसाइज जो है वो मैं ट्यूटोरियल में आपके साथ शेयर करूँगी। बी हैप्पी, स्टे हैप्पी, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।